हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हो गया आपका रीट का एग्ज़ाम। आज हम रीट में सिलेक्शन लेने वाले लोगों को बधाई देने नहीं आए और ना ही किसी भी वजह से क्वालिफाई ना होने वाले स्टूडेंट्स को सांत्वना देने आए हैं। इसका क्या ज़रूरत है। सिलेक्शन लेने वाले और ना लेने वाले दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ रुकना ही नहीं है। ये रुकने का कोई जगह थोड़ा ही है। रीट का पेपर होने के बाद जो सभी एस्पिरेंट्स हैं, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, वो 3 कैटेगरी में बट गए हैं। पहली कैटेगरी वो जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सिलेक्शन लगभग श्योर है, उनको लगता है कि सर हमारा हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जहां लगता है कि सर थोड़ा सस्पेंस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो किसी भी वजह से अनफॉर्चुनेटली किसी भी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या उनको ऐसा लगता है कि सर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इन तीनों कैटेगरीज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वाला कैटेगरी है ना, वो ऊपर दोनों वाली है। और इन दोनों में से भी देखा जाए तो सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें सस्पेंस है, वो सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि उस कैटेगरी के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, सस्पेंस में यूट्यूब का हर एक वीडियो देख रहे हैं, कट ऑफ का जितना भी वीडियोस बन रहा है सबको देख रहे हैं, आंसर कीज चेक कर रहे हैं, बार बार मैच कर रहे हैं और खुद को रिग्रेट करवा रहे हैं, बार बार महसूस करवा रहे हैं यार वो क्वेश्चन सही हो जाता ना तो सिलेक्शन हो जाता। या सर ये भी सोच रहे होंगे सर हम आपको पता नहीं है हमारे संग क्या हुआ है, सर हम सही कर लिए थे क्वेश्चन को लेकिन गलत जगह भर के आ गए और हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। सर हम प्रेशर ले लिए थे पेपर में, इस वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। अरे काहे लिए थे प्रेशर, काहे किए थे गलत, सर हो गया वो तो इसमें कहने का क्या ज़रूरत है। नहीं सर, गलती है, नोट करो। यही हमको सिखा रहा है ये एग्ज़ाम। इसका रोजना छोड़ दो, आप होगा कि नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। सोचना इस बारे में है कि ऐसा स्टेज क्यों पैदा हुआ, आगे आने वाले समय में स्टेज पैदा तो नहीं होगा। आपका इस समय मोमेंटम खतरनाक बना हुआ है। खतरनाक से मतलब क्या सेटिंग पावर है इस समय आपकी। जिस सेटिंग पावर को स्टार्टिंग में जब आप चालू किए थे तैयारी, आपका 1-1 घंटे का सेटिंग पावर था और आज जब एग्ज़ाम दिए थे आप 8-8 घंटे पढ़ सकते थे, 10-10 घंटे पढ़ सकते थे। हम चाहते हैं कि इस मोमेंटम को आप बनाए रखें। हम चाहते हैं कि जो हैबिट है आपको मेहनत करने की ये बनी रहे। एक्चुअलिटी में प्रॉब्लम क्या है, लोग आदतन प्रक्रिया में मजबूर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर नहीं होना, ये सही समय है सफलता के बीज बोने का। तैयार हो जाओ। तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, जो बेचारे बहुत परेशान हैं, जिनको लगता है कि सर हमारा तो लाइफ ही ख़त्म हो गया है, हम इतना मेहनत किए। हम एक व्यक्ति को देखे, एक पिताजी अपनी बेटी को समझा रहे थे कि बेटी कोई बात नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं था जीवन हमारा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, तू परेशान ना हो। बेटी भी जानती है कि पिताजी भी रो रहे हैं अंदर से कि उनने भी मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। लेकिन पिताजी को रोने का अधिकार थोड़ा ही होता है। पिताजी नहीं रो सकते, वो तो अंदर ही रो सकते हैं, बाहर रोने का अधिकार उनको है ही नहीं। सर ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता और ये बात जो हम कह रहे हैं ना, वो आपसे कई सारे लोग कह चुके होंगे जब से आप एग्ज़ाम दे के आए हैं। हमको पता है जब आपने एग्ज़ाम सेंटर से आप बाहर निकले थे और आपको ऐसा लगा कि हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, तो आपको घर तक का रास्ता दुश्वार हो गया होगा, परेशान करने वाला हो गया होगा कि कब घर पहुँचो, कब रो जम के। रोना थोड़ा ही है। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया हमारे पास, वो से हमारा दोस्त भी था। उसका क्या फ़ोन आया, उसने क्या बात कही हमसे कि सर हम दोबारा तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड का और हमको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करो। वो बंदा फिजिक्स से MSc है। हमने थोड़ा सा ऐसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, रीट में नहीं बैठा। बोले नहीं यार, वो क्या था कि कोरोना में हमारे पिताजी ऑफ हो गए थे ना, इस वजह से थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गया और घर पर ज़्यादा जाने का ज़्यादा काम रहा तो नहीं बैठ पाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस बच्चे से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। पहला बात, डिसीजन देखो, सेकेंडरी डिसीजन है उसका कि जो हो गया तो हो गया, मेरे को नहीं सोचना, आगे बढ़ना है, मैं उसका रोज ना कब तक रोऊंगा। दूसरा बात, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, अरे घर का वही व्यक्ति है, उसके कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है उसके जीवन में, लेकिन वो सोच रहा है करने का, वो रो नहीं रहा। उसने ऐसा नहीं कहा यार मेरा तो कब का हो जाता सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम ना होता तो। नहीं साहब, सोच बड़ी चाहिए। सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। आज आप छोटे छोटे सिलेक्शन पे रो रहे हो, ये सोच के बैठे हो कि मैं छोटे से पेपर में सिलेक्शन नहीं ले पाया, इस वजह से आप आगे काम नहीं करना चाहते। सोचो आप
आप टीचर बन गए या माता पिता बन गए, बच्चे ने कोई गलती कर दी या बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो गया, क्या कहोगे उससे? रोले? क्या कहोगे उससे? आप उससे कहोगे भाई आगे बढ़, बहुत ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ सीखना उठना गिरना तो लगा रहेगा। उसको तो आप ज्ञान दे रहे हैं, खुद आप ज्ञान नहीं ले रहे हैं। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर आप होते कौन है ये सब बातें बताने वाले? आपकी जैसी स्टेज से हम आए हैं सर, ये बातें तो सबको आती हैं, सारी किताबों में लिखी हुई है, सारे मोटिवेशनल स्पीकर दे ही रहे हैं, लेकिन कहने वाला भी तो हो कोई। कह वही सकता है जिसने जिया होगा। एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं जो हमारे चाचा जी ने हमको सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी है, ब्रीफ में बताएंगे, ध्यान से सुनना। वो कहानी ये है कि एक एस्पिरेंट था, एक स्टूडेंट था जिसके पिताजी का डेथ हो गया था। फाइनेंशियली कंडीशन वीक खराब थी, माताजी और सिस्टर उसके परिवार में थे। कंडीशन खराब होने की वजह से उसने सोचा कि मैं 12th पास था वो, कि मैं किसी ग्रेजुएशन पार्ट में एडमिशन ले लेता हूँ और साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। और उसने उस समय जो वर्तमान में फॉर्म चले हुए थे वो चल रहे थे चपरासी के। उस बंदे ने उसका फॉर्म भरा, क्योंकि नौकरी तो लगना ही है कहीं ना कहीं। वो जम के मेहनत किया। उसने सोचा कि फर्स्ट ईयर में इतना मेहनत करूँगा कि मेरा फर्स्ट ईयर में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा बाद में, एक बार कंडीशन तो सुधरे। मेहनत करने के बाद भी लास्ट में रिजल्ट उसका डिस्क्वालीफाई हुआ, वो पास नहीं हो पाया। रोया वो 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वापस उसने फॉर्म भरा चपरासी का ही, किसी और की वैकेंसी थी ही नहीं। और ये जो घटना बता रहे हैं इसके पात्र भले ही आपको ऐसे लग रहे हो काल्पनिक है, लेकिन रियल घटना है। सेकेंड ईयर में वो आया, उसने चपरासी का फॉर्म फिर भरा और भरने के बाद उसने इस बार पार्ट टाइम जॉब भी की, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। जॉब करने के साथ साथ उसने प्रिपरेशन की, किसकी? चपरासी के एग्ज़ाम की। इतना मेहनत करने के बाद भी उसका रिजल्ट आया डिस्क्वालीफाई। क्या कहेंगे सर? सरेंडर कर देंगे हम जैसे लोग कि सर मैं चपरासी के में क्वालिफाई नहीं हो रहा, कैसे काम चलेगा, क्या करेंगे हम? लेकिन फिर भी उस समय वो भी नाराज़ था, भगवान को बोल दिया आज से आपका और मेरा बात करना बंद, आप आज से मेरी गौड़ हो ही नहीं, मेरे जैसे लोगों पे ध्यान नहीं कर रहे आप, क्या कमी है मेरी मेहनत में? ये कह के फिर लग गया थर्ड ईयर में लगा, तैयारी किया, जम के मेहनत किया जितना हो सकता है। और इस बार फिर फेल। इस बार तो वो लेके चला गया भगवान के पास, शिव जी के शिवालय में चला गया और बोला आपको तकलीफ क्या है मेरे से, क्या खराबी है मेरे अंदर? आप नहीं बनाया हूँ ना मैं भी तो आपका ही बच्चा हूँ, इतना परेशान काहे को कर रहे हो तुम मेरे को? मेरा तैयारी अच्छा नहीं है क्या? अरे मैंने सब कुछ छोड़ा है इसके लिए, मैंने कितना मेहनत किया है, खुद को मारा है, नींद उड़ाई है, कम खाना खाया है, ये सलाह दे रहे हो मेरी मेहनत का? गणेश जी भगवान बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने बोला अपने पिताजी से, मतलब शिव जी भगवान से, क्या प्रॉब्लम है सर, काहे उसको नहीं देते? चपरासी तो बनना चाह रहा है वो, आपको प्रॉब्लम क्या है? भगवान ने क्या कहा? अरे इसके भाग्य में लिखा ही जब कलेक्टर बनना है तो इसको चपरासी में कैसे बना दो? गणेश भगवान होशियार थे, फिर पूछ लिए कि ठीक है ऐसा करो, कलेक्टर बनना लिखा है ना, पहले चपरासी बना दो, उसके बाद कलेक्टर बना देना, क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कि ये बात तुम्हारी ठीक है, मैं इसको फर्स्ट ईयर में चपरासी बना देता, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए जो स्किल चाहिए, जो गुण चाहिए, वो इसके अंदर कहाँ से डेवलप होते हैं, समझाता हूँ। फर्स्ट ईयर में जब ये था तो इसने सीखा कि मेहनत कैसे करनी है। सेकेंड ईयर में जब ये था तो इसने ये सीखा कि पार्ट टाइम जॉब के साथ कम समय में ज़्यादा मेहनत कैसे करते हैं, मतलब इसका दिमाग मैंने शार्प बनाया। जब इसने थर्ड ईयर में तैयारी करना शुरू किया, सेकेंड ईयर में जब ये डिस्क्वालीफाई हुआ तो इसने मेरी उंगली भी छोड़ दी थी। इसने कहा कि भगवान तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं, इसका मतलब ये खुद आगे बढ़ा, खुद इसका डिसीजन था। ये कितना मजबूत हुआ उस बात से। और थर्ड ईयर में जब ये डिस्क्वालीफाई हुआ तो मैंने ये सिखाया कि इतनी हार के बाद खड़े कैसे होते हैं। उसके बाद भी ये बंदा मेरे पास आया सीधा कि प्रॉब्लम क्या है तुमको मेरे से, रो नहीं रहा है। ऐसा ही कलेक्टर होना चाहिए, मतलब ऐसा उसके अंदर प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन में क्या एक्शन लेगा। तो ये सारी जो प्रपंच रचे जाते हैं ना सर, ये इस वजह से नहीं रचे जाते कि भगवान का आपसे दुश्मनी है और उसको बार बार काहे परेशान करते हो आप, तेरी वजह से ऐसा हुआ, उसको अपना काम करने दो सर। सारे काम आप ही कर लोगे तो वो क्या करेगा? हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से उसको याद कर लेते हैं, उसको परेशान कर देते हैं, वो अपना काम अच्छी तरह कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन रह गया गणेश जी भगवान का एक और, कि सर आप लोगों को इतना परेशान करते हैं, यदि कोई व्यक्ति टूट गया तो आप
3-3 साल उससे चपरासी का तैयारी करवाए, और यदि वो तैयारी छोड़ देता तो क्या करते? यार बोले कि इसी चीज़ के लिए तो मैं हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज में जानता हूँ, किसको कितना झुकाना है, किसको कितना समझाना है, मुझे पता है, मैं किसी को टूटने नहीं देता। छोड़ो ये सारी बातें, तैयारी चालू करो। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि करना क्या है। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक पेन पेपर लोगे, ठीक, नोटबुक ले सकते हो, और उसका जो पहला पेज होगा उस पे इस जो रीड का एग्ज़ाम हुआ है, इससे जो भी आपने स्किल सीखी हैं, जो भी आपने गलती की है, वो नोट करो। गलती करते करते आंसू भी आ जाएंगे, ये मैं काहे को कर दिया, लेकिन नहीं, काहे को कर दिया ये नहीं सोचना, गलती क्या हुई है एक्सेप्ट कर लो, उसमें लिख दो। लिखने के बाद जितनी भी गलती होंगी, जितनी भी आपने लर्निंग की है वो लिख दिया। सेकंड पेज पे आप रीड का तैयारी जब चालू किए थे और लास्ट तक जिस दिन आप एग्ज़ाम दिए थे उसकी सारी घटनाएं लिखो, जो भी आपको याद आ रही है, छोटी छोटी, कि यार मैं उस समय इतनी प्रॉब्लम में था, ये सोल्यूशन मैंने निकाला, ये उस समय प्रॉब्लम आई थी, मैं क्या आया था उस समय बहुत कन्फ्यूजन में था, मैंने उससे बात किया था, उसने ये कहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब सर आप इस समय बहुत बड़ी एनर्जी के साथ हो, आपके बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अभी आपके साथ, तो उस एक्सपीरियंस को समय रहते वेस्ट मत करो। आप यदि खुद को रिग्रेट करते रहोगे, खुद को पश्चाताप में ही रखोगे ना, तो आप उस एनर्जी को, आप उस नॉलेज को, आप उस स्किल को, उसको खो दोगे। और एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई होने के बाद महान नहीं होता, डिस्क्वालीफाई होने के बाद जब खड़ा होता है तब वो महान होता है। बात ये कह रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो लर्निंग है उस पेज पर लिख लो, उसके बाद अगले पेज पे डिसाइड करो कि आपका डिसीजन क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं, आपके बनने के लिए क्या क्या आपके पास सोर्स है, क्या क्या संसाधन है, उन सभी को लिख लो। और लिखने के बाद उसका वर्किंग प्रोसेस, पहले आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, तैयार करो। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, एक एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, हमारे स्ट्रगल के टाइम पे हमको भी पता था कि बीच में स्ट्रेटजी बहुत बार बिगड़ती है सर। आज हमने कोई प्लान बनाया, वो प्लान ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस होता रहेगा। इससे वैसी घटना होती है कि हम पहाड़ पे चलना चालू किए और ये हमने डिसाइड कर लिया कि इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम पर डे हम 2 मीटर की ऊंचाई गेन करेंगे। ऐसे चढ़ते जा रहे हैं तो 2 मीटर तक हम चढ़ते रहेंगे, या हम 20 किलोमीटर डेली चलेंगे। ये आपका डिसीजन था चढ़ने से पहले, आपका कमिटमेंट था, आपने प्लान बनाया कि मैं 20 दिन में पहाड़ को पार कर दूंगा। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, एक दिन आप 20 मीटर चढ़ गए, अच्छी बात, सेकंड डे आप 18 मीटर चढ़ पाए। क्यों? क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा थी। तो उस समय आप परेशान नहीं होना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, कोई बात नहीं, 18 मीटर तो चढ़े। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट डे बहुत तेज आंधी आ गई, पूरा दिन आंधी आती रही, आप केवल 2 मीटर ही चढ़ पाए या 2 किलोमीटर चढ़ पाए। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, स्ट्रेटजी को बदलने की बार बार आवश्यकता पड़ती है। एक ही स्ट्रेटजी पूरा जीवन भर नहीं चलती, एक ही रणनीति पूरा जीवन भर नहीं चलती, या एक ही तरह का जो पैटर्न है वो पूरा जीवन भर नहीं चलता। दूसरी जो लर्निंग है जो हमने अपने लाइफ से की है, वो ध्यान से सुनना। जो भी आपसे सीनियर है, ज़्यादा जानने वाला है, ज़्यादा समझने वाला है, उससे आपको ज्वेलसी जरूर होगी, लेकिन ध्यान रखना ज्वेलसी उसी से होती है जिससे हम सीख सकते हैं। जिससे हम सीख नहीं सकते उससे कभी ज्वेलसी नहीं होती, उससे देख के तो खुशी होती है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी से ज्वेलसी हो रही हो, इसका मतलब समझ जाना कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमको सिखा सकता है, और हम सीख के ही उससे अच्छा बन सकते हैं या कम से कम उसके जैसा बन सकते हैं। सीखना कभी बंद मत करना। अब हम बता रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के पास 2 तरह की कैटेगरी है। पहला कैटेगरी, बीएड आपने किया है और बीएड के संग आपका ग्रेजुएशन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बीएससी मान लें, बाकी का बीए भी हो सकता है, ये सारा आपके पास है। आपको करना क्या है, पहला सिनेरियो ये है, पहला केस ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स के पास एमएससी भी है, जो एमएससी कर चुके हैं, या एमए भी हो सकती है, एमकॉम भी हो सकता है, ठीक है। आपको बता दें, बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, और आपके लिए वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आप रीट का एग्जाम दे चुके हैं, साइकोलॉजी आपको अच्छे से आती है, आरपीएससी से रिलेटेड आप एग्जाम एक दे रहे हैं जिसमें आपको पेपर करने का स्किल पता है, आपने कई सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस की है, आप में मतलब इस एग्ज़ाम में आपने इतना कुछ सीख लिया है कि अब आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम इजी वे में क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वास्तविकता ये है, इसमें सिलेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जैसे हम फिजिक्स से हैं, फिजिक्स का प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हम बता दें कि फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी में आप
केवल और केवल सब्जेक्ट के बेस पर सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है फर्स्ट पेपर का रोल नहीं है, फर्स्ट पेपर का रोल है। ध्यान रखें, फर्स्ट ग्रेड में वैसे तो हमने इसका स्पेशल वीडियो कई बार बना दिया है। स्पेशल वीडियो है, जितने भी सेंट्रल एग्जाम होती हैं, पीजीटी एग्जाम्स, जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हैं, उन सब के बारे में डिटेलिंग वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे। इसलिए नहीं कर रहे, प्रचार कर रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं। वास्तविकता को देख लो, किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, किस किस पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। हमने अदर स्टेट्स के बारे में भी उसमें बताया हुआ है, केबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सबके बारे में बताया है, उसको देखें, ध्यान से सुने हमारी बात। आप एमएससी यदि आप किए हैं, बीएससी बीएड आपके पास है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, जो बच्चा एमएससी सेकेंड ईयर में है वो भी अपेरेंस में आ सकता है, या जो एमएससी फर्स्ट ईयर में भी है उसको भी चांस मिल सकता है। तो ध्यान रखें, अपना कैटेगरी चुनें। कैटेगरी का मतलब अपना फील्ड चुन लें, किस में आपको जाना है, और उसका प्रिपरेशन आज से चालू करते हैं। हम नहीं चाहते, रिपीट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आपको मोमेंटम खराब हो, और हम नहीं चाहते कि आप इस समय को खराब कर दें। दूसरा बात, फर्स्ट पेपर जो इसका है फर्स्ट ग्रेड का, और एक होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की खास बात यह है कि ये सभी कैटेगरीज के लिए, कैटेगरीज का मतलब जो कॉमर्स से देगा, जो हिस्ट्री से देगा, पॉलिटिक्स से देगा, ज्योग्राफी से देगा, इंग्लिश से देगा, हिंदी से देगा, फर्स्ट ग्रेड किसी भी सब्जेक्ट से वो फर्स्ट ग्रेड दे, ये सबके लिए बराबर है। बराबर इसलिए कि इसमें हर एक सब्जेक्ट को लिया गया है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को अच्छे से कवर कर सकते हैं। हिंदी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसमें एक सब्जेक्ट और है एजुकेशनल मैनेजमेंट, वो सबके लिए एक जैसा होता है। इस वजह से फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन नहीं करने की आवश्यकता का मतलब ये नहीं है तैयारी नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि सब में इसका तैयारी बराबर होता है। लेकिन आपने रीट का तैयारी किया है तो उम्मीद है इसका तैयारी आपका उम्मीद अच्छे से हो गया होगा। सेकंड जो पेपर है उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको साइकोलॉजी पूछी जाएगी, और रीट में आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है, वही साइकोलॉजी काम आने वाली है, कुछ चैप्टर और जुड़ने वाले हैं। तो साइकोलॉजी आपका तैयार हो गया। 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के इसमें, और 30 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 60 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी है। कट ऑफ कितना गया था फिजिक्स का? 272 नंबर, कितने में से? 450 में से। ये था 2020 का रिजल्ट। बात करें 2015 वाले पेपर के रिजल्ट की, तो 189 कट ऑफ था, कितने में से? 450 में से। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता, आपका सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जिन बच्चों के पास एमएससी नहीं है, दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनके पास एमएससी नहीं है सर। तो एमएससी ना होने की स्थिति में आप सेकंड ग्रेड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में ध्यान रखें, ये देख लें आप, साइंस से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट पेपर तो है ही कॉमन सबके लिए, लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स से तैयारी करते हैं तो आपको केवल मैथ और उसका कुछ पेडागोजी वगैरह होता है वो तैयार करना पड़ता है। वैसे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं सेकंड ग्रेड से, हमारा काम फर्स्ट ग्रेड का ही है, पीजीटी लेक्चर्स का ही है। तो पीजीटी लेक्चर्स के लिए हम बता दें, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम एक बात बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा कैसे कहें, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रीड से ज़्यादा इजी फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड में गजेटेड ऑफिसर आप बनते हैं, हालांकि इसके लिए एक चीज़ का डिमांड है बस, जो आप पूरा कर दीजिएगा, और वो डिमांड बस इतना सा है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपको पर डे मेहनत करना है, ऐसा इंतजार नहीं करना कि सर वैकेंसी आएगी तब तैयारी चालू करूंगा या करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, पर डे तैयारी चालू करना है, और कल से ही तैयारी चालू कर दो, ज़्यादा समय मत लगाओ। हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम का ऐप है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हमने वहाँ डाल दिए हैं। सारे जो सिलेबस हैं, सिलेबस के साथ साथ जितने भी एग्जाम्स फर्स्ट ग्रेड की हुई हैं उनके क्वेश्चन पेपर भी हमने सीरियल से वहाँ डाल दिए हैं। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने की आपकी इच्छा है, कोई और कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐप का चैट बॉक्स भी है, उस एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मेहनत करना है। ये एग्ज़ाम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, ध्यान रखना। सर मेरे संग के लोग तो सेलेक्ट हो गए, मैं तो उनसे पीछे हो गया, ऐसा नहीं होता। बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या हुआ, 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया, राज कर लिया उसने वर्ल्ड पे, लेकिन उसी की सीट पे ट्रंप साहब 70 साल की उम्र में बैठते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
65-70 साल की उम्र में अपना करियर चालू करते हैं प्रधानमंत्री बनने का, और वहीं बराक ओबामा जी रिटायर हो जाते हैं बचपन पे ही। तो सबका जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है, किसी को सफलता जल्दी, किसी को सफलता लेट, किसी को दिखाने के लिए सफलता नहीं लेते अपन लोग, खुद के लिए सफलता ले रहे हैं। और हमारी प्रॉब्लम यही है सर, हम बाहर निकले तो पड़ोसी हमसे ये कह देगा कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रीट में, आप क्या करोगे? अरे छोड़ो उसको यार, नॉनसेंस व्यक्ति है, उसको पता क्या है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कई सारे लोगों के सिलेक्शन छोटी जॉबों में नहीं हुए ना, तो उसका कारण कुछ अच्छा ही रहा होगा। क्योंकि यदि आपने मेहनत किया है, ध्यान रखना, मेहनत बहुत बड़ी कंडीशन है। यदि आप मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। खुद ने एक्सपीरियंस किया है सर, बहुत अच्छा होता है। जब हम अपने पास्ट को आज पलट के देखते हैं ना, तो बड़ा खुशी होता है कि हमने वो परेशानियाँ झेल ली, हमने खुद को वहाँ मार दिया, हमने खुद को वहाँ तड़पा लिया या खुद को वहाँ परेशान कर लिया ना, तो अच्छा किया। भगवान ने यदि हमको थोड़ा सा मेहनत करने का मौका दे दिया तो अच्छा हुआ, जिसकी वजह से हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कीजिएगा। थैंक यू।